हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिपिड्स के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड्स के बारे में, और आज के वीडियो में बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोग सभी समझ चुके हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो इसमें ये लिपिड की एक लेयर है, ये लिपिड की दूसरी लेयर है, लिपिड बाइलेयर होती है, और बीच में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोटीन्स का क्या काम है, कैसा इनका स्ट्रक्चर है, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मेनली तीन तरह के प्रोटीन्स होते हैं। पहले होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, या फिर हम इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, और तीसरे होते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं ये, दूसरे पेरिफेरल प्रोटीन्स, और तीसरे होते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। क्या होता है इनमें डिफरेंस, आइए समझते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर इस टाइम आपकी स्क्रीन पर है। इंटीग्रल प्रोटीन्स या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर क्रॉस करते हैं, एक तरह का टनल बनाते हैं लिपिड बाइलेयर के बीच में, और इसके फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस होते हैं। सीक्वेंसेस जो एक साइड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और दूसरी साइड एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस में प्रेजेंट है। तो कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, जिसमें ये एक सेगमेंट है जो पूरी की पूरी लिपिड बाइलेयर क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर रहा है। इसी के ऊपर निकला हुआ एक सीक्वेंस होगा, ऑब्वियसली प्रोटीन है तो एमिनो एसिड सीक्वेंस की चेन है, और लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, इसी को हम प्रोटीन बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के दो सेगमेंट निकले हुए हैं, एक सेगमेंट जो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में प्रेजेंट है और दूसरा सेगमेंट जो साइटोप्लाज्मिक एंड पे प्रेजेंट है। तो इस तरह बहुत सारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो थ्रू आउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का काम क्या है? इसका काम है टू एक्ट एज रिसेप्टर फॉर सर्टेन सिग्नल्स। कोई भी सिग्नल आया, कोई मॉलिक्यूल आया जो आकर के इससे बाइंड करेगा और अंदर एक सिग्नल दे देगा, या फिर कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल है या कोई आयन है जिसको बाहर से अंदर जाना है या अंदर से बाहर जाना है, तो वो इससे बाइंड होता होता इस पैसेज के थ्रू यहाँ से होता हुआ यहाँ अंदर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, या फिर वाइस वर्सा इसी पैसेज के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। और तीसरा इसका मेन काम है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाना है तो भी उस केस में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मेजर रोल प्ले करता है। तो ये मेन फंक्शंस होते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के। बात करते हैं इस प्रोटीन के एमिनो एसिड्स की नेचर की, कि एमिनो एसिड्स एक्चुअली कैसे होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे या फिर हाइड्रोफोबिक होंगे। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है एक एम्फीपैथिक नेचर शो करता है। एम्फीपैथिक नेचर मतलब इसके पास हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स भी होंगे और इसके पास हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स भी होंगे। मेजर रीजन क्या है कि जो एमिनो एसिड सीक्वेंस इसके साइटोप्लाज्म या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट है वो होने चाहिए हाइड्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पर एक्वस मीडियम है, यहाँ पर भी एक्वस मीडियम है, तो एमिनो एसिड्स को इंजेक्ट करने के लिए हाइड्रोफिलिक उनका नेचर होना जरूरी है। रादर जो एमिनो एसिड्स यहाँ प्रेजेंट होंगे ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट में वो होंगे हाइड्रोफोबिक, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड्स लिपिड प्रेजेंट है और लिपिड की नेचर होती है हाइड्रोफोबिक।
तो उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स का होना जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सारे के सारे एमिनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक हो, कुछ सर्टेन एमिनो एसिड्स हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक हाइड्रोफिलिक है, यहाँ पर एक हाइड्रोफिलिक है, इस तरीके से कुछ कुछ एमिनो एसिड्स हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि मान लेते हैं किसी आयन को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर पास होना है, या किसी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को इस चैनल से पास होना है, तो उसको पास होने के लिए अगर 100% इस चैनल का नेचर हाइड्रोफोबिक होगा तो कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल अंदर से बाहर पास नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कुछ दूरी पर, सर्टेन डिस्टेंस पर हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स भी होते हैं, जिस पर कोई भी मॉलिक्यूल आएगा वो यहाँ से यहाँ बाइंड करेगा, यहाँ से यहाँ बाइंड करेगा, यहाँ से यहाँ बाइंड करेगा। ऐसे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड से बाइंड करता करता वो सीधा चैनल को पास करके अंदर पहुंच जाएगा। तो ओवरऑल नेचर इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का होता है एम्फीपैथिक। और ये जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होते हैं, इन हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स का इंटरेक्शन वैन डर वाल्स फोर्सेस की हेल्प से अपने एडजेसेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। तो these hydrophobic amino acids they interact with the lipid molecules via weak van der Waals interactions। दोस्तों सवाल आता है कि अगर हमें इन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो हमें इस प्रोटीन को सेपरेट करना पड़ेगा। इस मेम्ब्रेन से सेपरेट करने के लिए हमें यूज करने पड़ेंगे दो डिटर्जेंट। या तो आप यूज कर लीजिए SDS, जिसे हम बोलते हैं सोडियम प्रोटेसाइल सल्फेट। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर कर देगा, प्रोटीन को लिपिड से सेपरेट कर देगा। या फिर दूसरा होता है ट्राइटन X100। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एज डिटर्जेंट इस प्रोटीन को सेपरेट कर देगा अपनी लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जब ये लिपिड से अलग हो जाएगा, प्रोटीन सेपरेट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, आप इस प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस स्टडी कर सकते हैं। और ये सब आपने स्टडी कर लिया तो आप इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं। और एक बार अगर आपने इसका अमीनो एसिड सीक्वेंस निकाल लिया, अगर आपके पास, आपके हाथ में इस पूरे प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस आ गया, जो मैंने आपको लिख के बताया था, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, लाइक वाइज हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे, और आपको पता है कि कहां पर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो आप ये निकाल सकते हैं कि इसमें कौन सा पोर्शन, इस पूरे सीक्वेंस में कौन सा पोर्शन ऐसा होगा जो बेसिकली मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा, यानी कि कौन से अमीनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक हैं, और वो पता लगा सकते हैं आप हाइड्रोपैथी प्लॉट से। तो हाइड्रोपैथी प्लॉट इस समय आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरह का प्लॉट है जिसमें कुछ ग्राफ नीचे की तरफ दिखाया है और एक बीच में पीक ऊपर की तरफ दिखाई है। ये एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है अमीनो एसिड रेसिड्यूज का सीक्वेंस, एन टर्मिनस से सी टर्मिनस तक। आई होप आपको पता है एन टर्मिनस क्या होता है और सी टर्मिनस क्या होता है। और वाई एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोफोबिसिटी। तो जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ेगी। यानी कि जो ग्राफ ऊपर की तरफ शो कर रहा है ब्लैक लाइन से अप साइड, ये वाला ग्राफ शो कर रहा है कि इतने पोर्शन में जो अमीनो एसिड्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं। तो ऑब्वियसली जितने पोर्शन में अमीनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट में। तो यहाँ पर जो रेड लाइन से ऊपर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं वो बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट में हैं, और बाकी के अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस या फिर साइटोप्लाज्मिक एंड पर। ये वाला हाइड्रोपैथी प्लॉट जो आपकी स्क्रीन पर है, ये दिखाया गया है ग्लाइकोफोरिन ए प्रोटीन के लिए। तो दोस्तों इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बाद आते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो लिपिड बाइलेयर के साइटोप्लाज्मिक साइड पर या फिर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस पर प्रेजेंट हैं, पूरे सेगमेंट को क्रॉस नहीं कर रहे, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर रहे। इस टाइम आपके स्क्रीन पर डायग्राम में दिखा रहा हूं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरी पर प्रेजेंट है। तो दोस्तों यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं,
ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है जो प्रेजेंट है या तो एक्स्ट्रासेलुलर साइट पर या फिर साइटोप्लाज्मिक एंड पर। और ये पेरिफेरल प्रोटीन्स इस लिपिड लेयर के साथ बाइंड कैसे होते हैं? वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। आयनिक बॉन्ड्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होंगे, जिसकी हेल्प से ये पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पर अटैच्ड है। और अगर ऑब्वियसली आपको इस प्रोटीन को सेपरेट करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को ब्रेक करना पड़ेगा। और ये ब्रेक करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, थोड़ा इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए, सॉल्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा कर दीजिए, वो जाएगा इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से प्रोटीन हो जाएगा सेपरेट। और ऑब्वियसली अगर ये प्रोटीन सेपरेट हो गया तो फिर से आप इसका अमीनो एसिड स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड सीक्वेंस और इसका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सब कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ये एक तरह का फाइब्रिलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या कहना चाहिए एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिलता है मैकेनिकल सपोर्ट इस तरह के पेरिफेरल प्रोटीन्स की हेल्प से। कभी कभी ये प्रोटीन एंजाइम्स की तरह भी काम कर सकते हैं। They may act as specialized coats or sometimes they may pass transmembrane signals. The transmembrane signals may be transmitted. So this is about peripheral proteins. इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने के लिए नहीं है, जो मेन था वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ही था। नेक्स्ट बात करेंगे लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स की। तो दोस्तों तीसरे आते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। नाम से ही क्लियर है, जो लिपिड के साथ अटैच्ड हो, लिपिड के साथ जो प्रोटीन्स अटैच्ड हैं उन तरह के प्रोटीन्स को बोलते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। लेकिन यहाँ पर एक ग्लिच है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं। जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन्स आपने देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड था, आयनिकली अटैच्ड थे वो। लेकिन लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स आर लिंक्ड विद द लिपिड मॉलिक्यूल्स वाया मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स व्हिच आर कोवैलेंट बॉन्ड्स। और ये प्रोटीन्स किस तरह से अटैच होते हैं? तो यहाँ पर फिगर से समझिए, सबसे नीचे दिखा रखिए लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के ऊपर अटैच है आइनोसिटॉल। तो यहाँ पर फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल का मेन रोल है। फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल का स्ट्रक्चर इस टाइम आपकी स्क्रीन पर है। तो वो प्रोटीन्स जो मेनली कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड्स के साथ लिंक्ड हैं, और ये ओलिगोसैकेराइड्स लिंक्ड हैं फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल मॉलिक्यूल के साथ। और ये फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड है। इस तरह के स्ट्रक्चर को आपको डायग्राम से समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देखिए दो लॉन्ग कार्बन चेन है R1 R2, जो दोनों अटैच्ड हैं ग्लिसरॉल के दो कार्बन्स के साथ। और ग्लिसरॉल का जो थर्ड कार्बन है वो अटैच है फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ, और ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच्ड है आइनोसिटॉल रिंग के साथ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल। ये फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड है, और यहाँ से ये आइनोसिटॉल मॉलिक्यूल लिंक्ड है ग्लूकोसामीन के साथ। जो ग्रीन कलर्ड ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाया है दैट इज ग्लूकोसामीन। ये ग्लूकोसामीन अटैच है मैनोज के साथ, 3 यूनिट दिखाई है मैनोज की। और फिर मैनोज फाइनली इथेनॉलामीन के साथ अटैच है, और इथेनॉलामीन के साथ बॉन्ड बना के अटैच है पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहाँ पर जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सब कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। तो इस तरीके से जब प्रोटीन किसी लिपिड के साथ अटैच हो विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड्स, यहाँ पर मैनोज है, ग्लूकोसामीन है, ये एक ओलिगोसैकेराइड चेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ओलिगोसैकेराइड चेन फिर लिंक है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल के साथ, और ये फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल एम्बेडेड है लिपिड बाइलेयर में। तो इस तरह के प्रोटीन्स को बोलते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स, या फिर हम इन्हें जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स भी बोलते हैं। जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स, जीपीआई स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोसाइड फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल। तो ग्लाइकोसाइड फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल एंकर्ड प्रोटीन्स या फिर लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। तो दोस्तों ये थी कहानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट अलग अलग तरह के प्रोटीन्स के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।